नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। तो आज का जो विचार है वो है स्वामी विवेकानंद के। आपको बता दें कि उनके विचारों को अगर हमने आत्मसात कर लिया तो हम अपने जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव ला सकते हैं जो दुनिया हमारी ओर प्रेरणा के रूप में देख सकती है। और आपको ये भी बता दें कि 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस भी है। तो चलिए देखते हैं उनके विचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। और अब आपको हम एक शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे। वो शख्सियत ऐसी है जिन्होंने राजनीति करते हुए अपनी एक पहचान बनाई शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए अपने जीवन का विस्तार तो किया ही बहुत शानदार तरीके से, साथ ही साथ उनके सानिध्य में आने वाले यानी उनके छात्रों के जीवन में भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया, बहुत बड़े बड़े मुकाम पर अपने छात्रों को पहुंचाया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप प्रिंसिपल रह चुके हैं वाणिज्य महाविद्यालय के और आप रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होने से पहले आप पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के HOD थे यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो विभिन्न पदों पर रहकर आपने बहुत सारे बच्चों के जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। लेकिन इस बदलाव के पहले की जो आपकी यात्रा रही है, यानी आप जब छोटे थे पढ़ाई लिखाई शुरू की थी, हम तब से आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस मुकाम पर पहुंचे। मैं आरा का रहने वाला हूं। आरा में मेरी स्कूलिंग मेरा आरा में हुआ, और आरा में मैं जब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मैंने दिया, उस ज़माने में शाहाबाद जिला कहलाता था, जो आज 4 जिला में बंट गया है। उस शाहाबाद जिला में मैंने साइंस में मैट्रिकुलेशन में पूरे जिले में मैंने फर्स्ट किया था, टॉप किया था। उसके बाद इंटर मैंने किया साइंस से ही। मेरी स्थिति ये थी कि मैथ में मैं एडवांस मैथमेटिक्स में मैं इतना अव्वल था कि हमारे टीचर बोर्ड पर देते थे सम, और जब लौट कर कहते थे कि आप बनाइए, तब तक मैं बना के उनको हाथ में रख देता था। बहुत शानदार। उस जमाने का एक याद है कि श्री गुरु नानक जी पर जयंती आई थी, तो एक निबंध प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर हुई थी। यदि आज गुरु नानक होते, यह विषय था। मैंने उसमें भाग लिया था और पूरा उसमें प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया था निबंध प्रतियोगिता में। तो मेरा ये कहना है कि बचपन से कुछ ऐसे सामाजिक परिवेश में और परिवार के परिवेश में मुझे मिला, संस्कार मिला कि सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना के प्रति मेरा हमेशा लगाव रहा कि राष्ट्र क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, इन लोगों के प्रति मेरा क्या दायित्व है। मैं जब वहाँ से पटना आया तो जैसे सारे विद्यार्थी हैं कि सबका एक सपना होता है कि IAS बनना, IPS बनना, और ख़ास करके पटना विश्वविद्यालय में हम लोगों ने सुना था कि पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इतने IAS और IPS होते हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं होते। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी IAS की परीक्षा दूंगा। BA पास करने के बाद जब मैं MA में गया तो दरभंगा हाउस में पटना विश्वविद्यालय के प्रथम क्लास प्रथम बेंच पर मेरा रोल नंबर भी रोल नंबर 1 था। और प्रथम क्लास में मेरे जो टीचर थे, मैं गर्व के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर KM तिवारी। उन्होंने जिस उपन्यास को शुरू किया पढ़ाना, ये जेम्स जॉयस के एक है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, फर्स्ट डे फर्स्ट बेंच पर बैठकर फर्स्ट लेक्चर मैंने जो सुना उनका, मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने निर्णय किया कि मुझे IAS IPS नहीं बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो भी पटना विश्वविद्यालय का। आरा के एक लड़का एक निर्णय करता है कि मैं पटना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनूंगा, और उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, पटना में कोई भी मेरे जान पहचान का कोई रिश्तेदार नहीं। फिर भी ये संकल्प लेकर मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, और उस संकल्प के साथ मैंने चला, और मैं सही समय पर 81 के अगस्त सितंबर में मेरा रिजल्ट हुआ, मैं टॉप किया, और संजोग से 82 में पहला कमीशन बना विश्वविद्यालय का परमानेंट बहाली का। उसमें मैं 2 पोस्ट में 1 पोस्ट पर मैं आया। तो मैं एक मैसेज है कि जो हम संकल्प करते हैं, जो इच्छा रखते हैं, हम जो सोचेंगे
इच्छा रखेंगे वो पूरा होगा अगर हम उसके अनुसार चलेंगे, करना चाहेंगे। ये हम हमारे विद्यार्थियों के लिए भी एक संदेश के रूप में है कि अगर हम कुछ इच्छा रखते हैं उसमें इफ बट नहीं, मुझे करना, ये संकल्प होना चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ना है। मैंने दिखाया उदाहरण के रूप में कि एक आरा का लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं कैथोलिक और मिशन स्कूल से पढ़ के नहीं आया था, मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आया। संकल्प सबसे बड़ी चीज होती है। उसके बाद मेरी यात्रा हुई पटना विश्वविद्यालय में। आते ही उस जमाने में एक और भी बात के ध्यान दिला दूं कि उस जमाने में अपने शिक्षकों का ऐसा सानिध्य मिला कि रिजल्ट के पहले मैं ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया। 2 पेपर मेरे पब्लिश हो गए। मेरा एक नॉवेल पर, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं विक्रम सेठ, उनके एक नॉवेल पर मैंने एक लेख लिखा था जो अमेरिकन जर्नल में छपा। वो सब भी कारण था मेरा बहाली होने का। मैं पटना विश्वविद्यालय में आया तो चूंकि बचपन से एक राजनीतिक चेतना भी रहा, तो मुझे याद है 67 में मैं शायद 7 क्लास में था, 6 क्लास में था। उस समय उन दिनों में बचपन में ही महामाया प्रसाद जी का एक आंदोलन चला था। पता नहीं मुझे क्या लगा उस समय, मैंने भी एक पोस्टर ले आकर बाहर अपने घर के बाहर मैंने टांग दिया। जो भी हो उस समय का आंदोलन था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, मैंने टांग दिया। जी हाँ, इस तरीके की चीजें। जी हाँ, बिल्कुल। पटना विश्वविद्यालय में जब आया तो आते ही पता नहीं क्या हुआ, पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में मैं जब पहली बैठक में गया और मेरा जब वहाँ पर भाषण हुआ, उसके बाद लोगों ने मुझे आगे से उसको इलेक्ट करने लगे और जब तक मैं विदेश नहीं गया तब तक पटना विश्वविद्यालय का किसी न किसी पद पर इलेक्ट होते रहा और बाद में निर्विरोध चुना जाने लगा। विपरीत परिस्थिति में भी मैं चुना गया। तो मुझे मौका मिला पटना विश्वविद्यालय में सेवा करने का भी, चूंकि बचपन से मेरी एक आदत थी समाज की सेवा, लोगों की सेवा। मुझे मौका भी मिला राष्ट्रीय सेवा योजना पटना विश्वविद्यालय की इकाई का, मैं कार्यक्रम पदाधिकारी भी महाविद्यालय का रहा। बाद में कार्यक्रम समन्वयक, जिसको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, मुझे 3 बार बनाया गया। बेस्ट कार्यक्रम समन्वयक का उपाधि मिला भारत सरकार से। और मैंने इतना पटना विश्वविद्यालय में काम किया कि सब दिखा नहीं सकते हैं। साइंस कॉलेज में आप कभी भी जाइएगा, 3000 मैंने पेड़ लगाया था, जो आज भी वो है। लेकिन आपके जीवन का हर पड़ाव आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में हमेशा से सामने दिखाया गया है और लोग देखते आए हैं। ये बहुत ही शानदार बात है। कई बच्चों के जीवन में आपने बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाए हैं, कई भटके हुए बच्चों को आपने सही रास्ते पर लाया जिससे वो अपने जीवन में कुछ कर सकें। अगर मैं बात करूँ, कई बार बच्चे जो हैं भटकना शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, तो क्या उनके लिए जायज़ है और क्या नाजायज़ है, इसका चयन वो किस प्रकार से करें? क्योंकि कई बार उनका मन विचलित हो जाता है, मन अस्थिर होता है, मन चंचल होता है उनका, तो वैसे में उनके लिए चुनाव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, यहाँ तक कि विद्यालयों में जो स्थिति है वो चिंता का विषय है। हमारे छात्र जो हैं दिग्भ्रमित हैं। एक शब्द है स्टूडेंट अनरेस्ट, चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई शीशे तोड़ रहे हैं, कोई खिड़की दरवाजा तोड़ रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। समस्या पूछने जा रहे पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कि समाधान नहीं हो सकता है। ये स्टूडेंट अनरेस्ट का बहुत सारे कारण है। इस पहलू पर विचार करें तो अभी क्या है कि हमारे विद्यार्थी, पुरानी प्रथा ने, नया जो एजुकेशन सिस्टम है जो अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने 1901 में लिख भी दिया था कि ये टेप रिकॉर्डर की शिक्षा है, जो क्लर्क बनाने की शिक्षा है। और उसमें क्या है कि हमारे विद्यार्थी जैसे क्लास करते हैं, क्या होता है, 1 क्लास है, 2 क्लास के बाद 1 वर्ग नहीं है। उस लेजर पीरियड में वो क्या करते हैं, घूमते हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, खेल कूद का व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, कॉमन रूम नहीं, कहाँ जाए वो बच्चे क्या करें। तो बच्चों का दिमाग, बच्चों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, खाली वो बैठ नहीं सकते, उनको कुछ करना है। और अभी क्या है, समाज में दूसरे लोग जो हैं, जैसे राजनीतिक लोग, वो क्या करते हैं, बाहर के लोग, वो बच्चों को एक टूल बना लेते हैं, उनको मिसयूज करते हैं, उनको ले तो जाकर। यही हमें रोकना है। बच्चों के अंदर हम इतनी जागृति कैसे लाएं कि बच्चों को, बच्चे खुद जज कर सके कि उनके लिए ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। बच्चों के लिए सबसे जरूरी है ना कि उनको इंगेज रखना। हमारा वर्ग जब समाप्त होता है तो किसी दूसरी चीज में उसको इंगेज रहे, जैसे खेल कूद में हो, वो कोई सेमिनार हो रहा, सिंपोजियम हो रहा है, उनको दायित्व दिया जाए, उनको कॉमन रूम की सुविधा हो जो सब जगह नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों ये दिग्भ्रमित हैं। दूसरी चीज, बच्चों को स्कूल से ही, विद्यालय से ही ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसको कहते हैं, जो संस्कार जहाँ मिले, परिवार के प्रति दायित्व,
हमारे धर्म के प्रति दायित्व, राष्ट्र के प्रति दायित्व क्या है। हम शीशा तोड़ते हैं विद्यालय का, महाविद्यालय का, ये सोचते नहीं, समझते ट्रेन जलाते हैं, आग जलाते हैं, बस ड्राइव जलाते हैं, वो सोचते नहीं कि तो हमारे देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। अगर हमको अपने घर में शीशा तोड़ना हो तो हम नहीं तोड़ेंगे। तो हमको जब लगाव होगा कि ये मेरी चीज़ है, मेरा देश है, मेरा महाविद्यालय, मेरा विद्यालय, मेरी सारी संपत्ति है, ये शिक्षा हमको बचपन से ही मिलनी चाहिए। संस्कार युक्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो पहले पुराने जमाने में जो गुरुकुल की पद्धति थी उसमें मिलता था। उस समय तो रहता था कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। आजकल के बच्चे, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बच्चा जैसे जन्म लेकर बड़ा होने लगता है। मैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, मैंने पूछा कि बच्चे तुम बेटे क्या तुम चाहते हो, बनना चाहते हो? कहा मैं ऐसा पद लाना चाहता हूँ जैसे दरोगा बनूंगा, या कोई ऐसे पद पर चाहता हूँ कि इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाऊंगा, जहाँ मैं खूब पैसा कमाना चाहता हूँ। खूब पैसा कमाना एक ध्येय बन गया है। वहाँ आदमी बनना, आदमी बनाना, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमको आदमी बनना है, मनुष्य बनना है। वो नहीं समझते, हमको ये संस्कार नहीं मिलता। स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाना व्यक्ति की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि जिस दिन हो गई तो ये समाज का पूरा दृश्य बदल जाएगा। आपने जैसे कहा कि बच्चे आज अलग अलग जगह पे बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। आज हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको गाइड करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास वो गाइडेंस के लिए गए हैं या मार्गदर्शन के लिए गए हैं वो उन्हें सही बात बता रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि कोई बच्चा इंटर के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा करके किसी एक पद को हासिल करना चाहता है, तो क्या सही जरिया है, क्या सही प्रोसेस है, क्या सही तरीका है? बच्चे को सबसे तो पहले कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में सही ढंग से उसका वर्ग चलना चाहिए। अगर वो सही ढंग से हमारे शिक्षक उसको शिक्षा देते हैं तो वो बहुत कुछ सीख लेता है। मैंने देखा है कि बच्चे जो अभी स्कूल से निकलते हैं, +2 करते करते ऐसे भी बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय में मैंने बच्चों देखा और कई भी, कि वो IIT चले जाते हैं, साथ साथ में इंटर की परीक्षा भी दे रहे +2 का और IIT चले गए। तो अभी वो इसके कितने कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं कि बच्चे को IIT जाने के लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए, मेडिकल में जाने के लिए पैसा कमा रहे हैं लोग। कोचिंग संस्थान सही शिक्षा, कुछ लोग हैं भी, अच्छे कोचिंग संस्थान भी हैं। तो बच्चों को उसमें कुछ ऐसे पैमाना करना चाहिए जहाँ कि बच्चे का कोई एक्सप्लॉयटेशन न हो। बच्चे जा रहे, समय की बर्बादी हो रही, जैसे भेड़ की तरह इस इंस्टीट्यूट में जा रहे तो सभी चले जा रहे, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। 1500 1000 को बच्चों को माइक से लोग पढ़ाते हैं, वहाँ क्या शिक्षा देंगे, बच्चा क्या सीखेगा? जैसे विद्यालय में लिमिट है कि हमारा 20 और 40 का संख्या होनी चाहिए, वहाँ विद्यालय में भी है लिमिट है सीट का, उसी तरह कोचिंग संस्थानों भी होना चाहिए। सही शिक्षा देने के लिए उसका कोचिंग भी है तो सही तरीके से दो, वहाँ पैसा कमाना उनका भी ध्येय है। और इस कारण से वो भी बच्चे को यही सिखाते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए खोला हूँ, तुम भी पैसा कमाने के लिए सोचो। सही शिक्षा, सही कोचिंग संस्थान की कमी है, क्योंकि उस पर उसका कोई पैमाना नहीं है, सरकार के स्तर पर उसको रोकने का कोई पैमाना नहीं है। बहुत बड़ी चीज है जो बच्चों को आज भोर भटक रहे हैं। बिल्कुल, अभिभावकों का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उसके पीछे माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, उनका भी डिसीजन होता है। आप ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? मैं माँ बाप को कहना चाहूँगा, बचपन से हमारी तो सबसे पहले जो हम आँख खोलते हैं तो घर से ही शिक्षा मिलती है, माँ का और पिता का, भाई बहन का, तो घर से ही शुरू होता है। आज की स्थिति में मैंने देखा है कि माँ बाप जो अगर ध्यान दे बच्चों पर, एक एक एक्टिविटीज़ पर, हमारा बच्चा, छोटा बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, 6 महीना चलना बोलना सीखा नहीं, उसको हाथ में टैब और मोबाइल पकड़ा देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल चलाता है, टैब चलाता है, और उसमें उसका आंख भी कमज़ोर हो जाता है, बचपन में ही चश्मा लग जाता है। और जब उसको छूट मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें जो आजकल मोबाइल में है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें जो अवांछित है, जिसको नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, वो भी वो देखते हैं। अगर हमारे माँ बाप अपने बच्चों को सही ढंग से केयर करें बचपन से, एक एक एक्टिविटीज़ पर, आज विद्यालयों में हम देख रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यालय, नामी विद्यालय, की एडमिशन के लिए मार होता है,
सेंट माइकल है, डॉन बिल्कुल, बॉस्को। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, लेकिन हाँ, स्कूल की भूमिका आपके जीवन में होती है, साथ ही साथ आप जिस परिवेश में बड़े हो रहे होते हो उसका भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। प्रतियोगी परीक्षाओं की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। प्रतियोगी परीक्षाएं जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स आप बताइए जो बेहद ज़रूरी होता है और सब पे लागू हो, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं पे। सबसे बड़ा टिप जो है ना प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जो बच्चे चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या आईएएस का हो या मेडिकल का हो, जो आज हम वर्ग में जा रहे हैं, हमको मालूम होता है कि टीचर बता देते हैं कि कल मैं किस विषय पर चर्चा करूंगा, कल क्या विषय रहेगा जिसका अध्ययन करने का, वो विषय मालूम है, मुझे पढ़ कर जाना है वो विषय। क्लास में जो आज हमको पढ़ाई होने वाली है उसको हम पढ़ के जाए घर पर से। दूसरी चीज़, जब क्लास में जाए ध्यानपूर्वक पढ़ें एकाग्रता से, और जब वहाँ से लौट के आएँ फिर उस चीज़ को पढ़ें। ये 3 चीज़ जो है, पहले पढ़ के जाना, क्लास में एकाग्रता से पढ़ना और फिर वापस आकर उसको पढ़ना, अगर ये बच्चे करें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और बच्चे एकदम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और जैसा आपने कहा कि पढ़ के जाना चाहिए, यानी सबसे बड़ा अगर किसी छात्र के जीवन में कोई चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है तो वो है सेल्फ स्टडी। जैसा कि आप बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, और स्वयं का आकलन कि आप किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा पता होता है कि हमारे अंदर क्या छुपा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा ही है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ पहले से हमारे भीतर है, वो हम ही हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बाहर कितना अंधकार है। चूँकि समय की थोड़ी सी कमी है, हम चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी फील्ड में जो लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है कि अभी है ना, एक रोड पर लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी जी। हम अपने बेटा बेटी पर नजर रख के हर एक्टिविटीज में, वो कब सोता है, क्या करता है, किससे बात करता है, मोबाइल चलाता है, क्या चला, स्कूल जाता है, कैसे आता है, वो बहुत जरूरी है। बच्चे की हर एक्टिविटीज पर नजर रखें। दूसरी चीज है कि बच्चों पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा को हम हमेशा इंगेज रखें, चाहे वो खेल में ही क्यों ना हो। उसकी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसका ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान हर चीज का मिलना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। जैसे 1 घंटा वो देह को दे, अपने शरीर को दे, और 1 घंटा देश को दे, समाज को दे, परिवार को दे। ये उसको ये संस्कार देना चाहिए कि तुम्हारा दायित्व परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है। बेटी पैदा होते ही घर में माँ बाप हाथ बटाने लगती है, देखते हैं हम लोग, लेकिन बेटा जब चला जाएगा बाहर घूमने लगे, तो बच्चे को यह जरूरी है यह देना कि तुम्हारा भी कुछ दायित्व है परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति। तो तुम अपने दायित्व को पूरा करते करते ही तुम अपना अध्ययन करो और लक्ष्य रखो। हमको लक्ष्य प्राप्त करना, लक्ष्य की प्राप्ति तक हम बैठेंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। हम चलते रहेंगे। अगर उठो, जागो, उठो और दौड़ो, तब तक दौड़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। एक सतत प्रयास बहुत ज़रूरी होता है, एक सकारात्मक जुनून के साथ। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी प्रेरणादायी बातों के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए, साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत की। दर्शकों यहाँ पे रुकेंगे एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक और मेहमान से मिलेंगे और उनसे उनकी जीवन की जुड़ी बहुत सारी बातों को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम अपने एक और मेहमान से मिलेंगे, तो हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिन्हें हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर की भूमिका में देखा है। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री ललितेश्वर प्रसाद वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत 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 अभिनंदन। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, एक ऐसा गेम है जिसकी बात आती है तो लगता है कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक हो जाता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वर्ल्ड कप हो या फिर T20 के मैचेस हों। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार के एक छोटे से कस्बे गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सफ़र आपने तय किया है, ये सफ़र कैसा रहा, क्या क्या पड़ाव आया आपके सफ़र पे, ये आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं बिहार के वैशाली, जो अभी वैशाली ज़िला आजकल है, पहले मुजफ्फरपुर ज़िला था, उसके छोटे से लालगंज एक ब्लॉक है, उसके अंतर्गत जफराबाद गांव जो गंडक नदी किनारे बसा है,
और मेरे गांव के बगल में खंजाहा चक भी गांव है जो किसी कारण से प्रसिद्ध हुआ है। तो खंजाहा चक और जफराबाद के बीच में एक टोला है वृंदावन, जो एकदम गंडक नदी किनारे है। उसी गांव में मेरा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में RMS डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिनकी पोस्टिंग पटना में हुई थी। लेकिन बचपन में एक हैबिट होती है जितने परिवार के साथ रहने का, तो उसको निभाते हुए हम लोग देहात में ही रहते थे, वृंदावन में। तीसरी क्लास तक मैं वहीं रहा। चौथी क्लास में मैं पटना में पिताजी के साथ अपने फैमिली के साथ आया। मैं 3 भाई 3 बहन थे, सबसे बड़ा मैं था। और यह चौथी क्लास में मैंने एडमिशन लिया। गर्दनी बाग में एक मैदान है हॉस्पिटल के सामने, गर्दनी बाग मैदान कहते हैं, उसी के बगल में क्वार्टर था, उसी में हम लोग रहते थे। और दिन में, खास करके जाड़े के दिनों में, क्रिकेट का मैच देखने के लिए जाते थे, उस मैदान में हुआ करता था। ये बात मैं कह रहा हूँ 53-54 की। उस समय क्रिकेट प्रसिद्ध जरूर था, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं था। बड़े बड़े घर के लड़के या बड़े बड़े ऑफिसर्स इसको गेम को खेला करते थे। गर्दनी बाग मैदान में सेक्रेटेरिएट के IAS ऑफिसर्स होते थे, या तो मद्रासी होते थे या बंगाली होते थे। वो लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे और हम छोटे छोटे बच्चे उस गेम को कौतूहल बस देखते थे, क्योंकि गांव में क्रिकेट नहीं होता था। बिल्कुल। और जो बॉल वो मारते थे, उस बॉल को मेरा काम था, हम लोग का, कि दौड़ करके उसको ले आना, फिर उनको देना। इसी संदर्भ में क्रिकेट से मेरी परिचय हुई और थोड़ी जिज्ञासा इसलिए बढ़ी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, कि जब वो लोग लंच करते थे, इसमें क्रिकेट में एक ऐसा चीज़ है कि अगर पूरी किताब लिखी जाए तो भी कंप्लीट नहीं होगा। लंच कैसे होता है, ड्रिंक्स कैसे होता है, उसमें सब चीज़ एक नियमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से होता है। और उसमें काफ़ी लग्जरियस होता था। तो वो लोग जिस जैसे खाते होते थे, तो हम लोग को देख कर मन में लालच जरूर आता था कि भाई हम लोग भी साथ कहीं इस ढंग से रहते। उसमें सौभाग्यवश थोड़ी बड़ा हुआ और उन लोग के साथ बॉलिंग जो करते थे, मान लिया कि उनके कोई लड़के नहीं आए तो है, तो हम लोग उनको खिलाने की कोशिश करते थे, फिलर के रूप में। हाँ, फिलर के रूप में कोशिश करते थे। एक समय ऐसा आया कि चीफ सेक्रेटरी 11 वर्सेस PMG 11 का मैच हो रहा था। मैं उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था, हाफ पैंट पहन कर खेलता था उस समय। तो उन लोग के पास PMG ऑफिस में, चूँकि हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे हमारे फादर, तो खिलाड़ियों की कमी हो गई, 2-3 खिलाड़ी कम हो गए। तो उनके बच्चे लोग जो थे, उसमें मैं भी एक था, उनको कहा गया कि नहीं, इसी में से आप खिलाइए, सेलेक्ट कर लीजिए हम। और उस समय ऐसा मेरा भाग्य साथ दिया कि जो भी अच्छे कुछ स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे सेक्रेटेरिएट में, चीफ सेक्रेटरी 11 से, वो मैं फास्ट बॉलिंग करता था। पेस बॉलिंग मुझसे कराया गया और मैंने, पता नहीं क्या उस समय हुआ मुझे, कि मैंने 7 विकेट लिया और वो सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी जो थे चीफ सेक्रेटरी 11 के, मात्र 53 रन पर ऑल आउट हो गए। और हम लोगों ने उस अपने टीम को काफ़ी अच्छी तरह से जीत दिलाई। उसमें मेरा नाम काफ़ी हुआ। दोनों टीमों ने मुझे चापसी दी और कहा कि आप इसको अच्छे से खिलाओ। लेकिन उस समय मेरे पिताजी शुरू से ही, बचपन से ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे भजन कीर्तन में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते थे, इस खेल कूद में ध्यान नहीं देते थे। और उस समय कहा भी जाता था, पढ़ोगे लिखोगे हो गए नवाब, खेलो कूदोगे हो गए खराब। हाँ। उस थ्योरी के वो थे। हम लोग को मार भी पड़ती थी कि आप खेले बच जाया करो, लेकिन इतनी चाव थी कि माता जी को कहकर चुपके से हम लोग निकल जाया करते थे। और इस प्रकार खेलते खेलते पटना हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। स्कूल से मैंने खेला। कुछ दिनों के बाद मैट्रिक में एग्जामिनेशन पास किया 61 में। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ BN कॉलेज में। वहाँ से मैं खेला। खेलने के बाद 3 साल कैप्टन भी रहा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। यूनिवर्सिटी से भी मेरा इस दौर में सिलेक्शन हुआ। मैं 3 साल पटना यूनिवर्सिटी भी खेला। तो क्रिकेट में इस तरह से आगे बढ़ते गए। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ तो लंबी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, मतलब नियति ने पहले से निश्चित कर रखा था कि आपको क्रिकेट के क्षेत्र में जाना है। मैंने क्रिकेट में एक रुचि दिखाई और अच्छे ढंग पर जाकर के यूनिवर्सिटी तक मैंने खेला। और
क्योंकि परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, हम लोअर मिडिल क्लास से आते थे, पिताजी को थोड़ा हार्डशिप चल रहा था। तो मुझे ऑफ़र आया, इसी खेल कूद पर भी ऑफ़र आया, टाटा से भी ऑफ़र आया, पटना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी था उससे ऑफ़र आया कि अब मैं ज्वाइन कर लूँ आपको। तो मैंने ज्वाइन कर लिया पटना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, पेस्को कंपनी था उस समय, मैं ज्वाइन कर लिया। और जब मेरा ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा ज्वाइनिंग हो गया। उसी समय पटना यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता था इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर भी आते थे 65 में। मैं 65 में तो खेलता था, लेकिन 71 में दोबारा हुआ, तो उसमें क्योंकि हम लोग आए खेल 58 से मैं खेलता खेलते 60 आ गया था वहाँ तक, 71 तक, तो थोड़ा सीनियर खिलाड़ी हो गया था। तो अंपायरों की बहुत कमी थी। तो उस समय जो सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे उनको अंपायरिंग के लिए जो हमारे जीपी सिन्हा थे, जो बाद में भाई चतुर हुए, उन्होंने कहा कि भाई जो सीनियर खिलाड़ी है वो अंपायरिंग करेगा। तो हम लोग को अंपायरिंग में दिया गया, हम लोग अंपायरिंग किए, रूल वगैरह नहीं जानते थे, जो खेल रहे हम लोग खेलते थे साथ में, जो अंपायरिंग आउट देता था उसी के मुताबिक हम लोग ने किया। लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल में वो बाहर से अंपायर आए जो क्वालिफाइड अंपायर थे, उन्होंने मेरी अंपायरिंग देख के कहा कि आप भी इसमें शरीक हो जाओ, आप अच्छा करते हो। तो उनकी बात को मैंने कहा कि ठीक है। तो 76 में मैंने एक स्टेट पर लगा एग्जामिनेशन होता था, उसमें मैं भरा, मैं निकल गया। और 76 के बाद अंपायरिंग करने के लिए 0-0 में आपस में प्रतियोगिता होती थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते थे, उस मैच को मैंने किया, सौभाग्य से अच्छा करता रह गया, इसलिए लोगों का ध्यान हमारे पर आकर्षित हुआ। फिर रणजी ट्रॉफी का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड ने किया, क्रिकेट बोर्ड ने ऑल इंडिया बेसिस पर एग्ज़ाम लिया था, मुझे भेजा गया वहाँ और मैं उसमें सेकंड पोजीशन लाया। इस प्रकार रणजी ट्रॉफी फाइनल में मेरा हो गया और स्टेट एक स्टेट के बदले में दूसरे स्टेट से जो मैच होता था रणजी ट्रॉफी, उसे मुझे भेजा जाने लगा। और इस तरह करते करते 8 साल के बाद एक होता है ऑल इंडिया एग्जाम, उससे ऊपर होता है, रणजी ट्रॉफी से ऊपर होता है, उससे भी मैंने बैठा और उसमें भी मैंने अच्छी नंबरों से पास किया। उसके बाद मैं क्वालिफाई कर गया कि अब बड़े मैचों में भी मेरी पोस्टिंग होने लगी। वाह। उस मैच पोस्टिंग करने के बाद 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है। हम लोग का क्रिकेट बोर्ड में है कि जब भी आप एम्पायरिंग करते हो तो पूरा रिपोर्ट कैप्टन का, मैच ऑब्जर्वर का जाता है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी उन्नति हुई और मुझे इंटरनेशनल पैनल में प्रमोट किया गया। सबसे पहले मैच मुझे इंटरनेशनल मैच मिला, इंडिया साउथ अफ्रीका का कोची में मैच था। मैं भी घबराया हुआ था, 40-50 हज़ार के भीड़ के बीच में एम्पायरिंग करना एक बहुत डिफरेंट चीज़ होता है। लेकिन सौभाग्य से कुछ ऐसे डिसीजन हुए जिसे मैंने दिए और लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया। ये काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि उस स्थान पर खड़े होकर, इस प्लेटफॉर्म पे जो काफ़ी ऊंचा है, वहाँ से खड़े होकर जब आप खुद को देखते होंगे कि एक 4 साल 5 साल का बच्चा हाजीपुर के उस गांव में गलियों में जब गिल्ली डंडा खेलता होगा, सही बात। तो एक जो जर्नी होगी, ये आपके लिए भी बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा, आपके परिवार वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। साथ ही साथ आपके घर में जो छोटे आपसे होंगे, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन के रूप में उभर कर सामने आए होंगे। ये तो आपकी यात्रा, जो वृत्तांत आपने हमें बताया कि कैसे आप मतलब बॉलिंग करते हुए पहले तो आप पानी की बोतल वगैरह पहुंचाते रहे, बॉल पहुंचाते रहे, फिर फिलर के रूप में, फिर बॉलर, फिर एम्पायर, और उसके बाद सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को रिप्रेजेंट करना एज एन एम्पायर, ये बहुत गर्व की बात है। अगर मैं बात करूँ अभी के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि अभी क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में हर जगह छोटी बड़ी क्रिकेट एकेडमीज़ हैं जहां बच्चे जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरा बच्चा भी इंटरनेशनल क्रिकेट ज़रूर खेलेगा। टिप्स क्या होंगे वैसे पेरेंट्स के लिए, वैसे बच्चों के लिए? क्योंकि जीवन हम जिस सोच के साथ शुरू करते हैं, लेकिन अगर सोच के साथ सही दिशा या सही मार्गदर्शन ना मिले तो फिर धीरे धीरे जीवन दिशाहीन होने लग जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छोटे बच्चों को जहाँ तक क्रिकेट खिलाने का प्रश्न है, क्रिकेट इसलिए पॉपुलर हो गया आजकल, खास करके टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें इतनी पैसे कमर्शियलाइज्ड हो गया, इतना कमर्शियलाइज्ड हो गया है कि हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चे इसलिए चाहते हैं कि वो नौकरी नहीं भी मिलेगी तो इस खेल से उनकी ज़िंदगी कट जाएगी, अच्छे ढंग से कटेगी। बहुत, ये इतनी पैसे है, आप विश्वास नहीं करेंगे
कि एक खिलाड़ी अगर एक सीज़न में फर्स्ट क्लास मैचेज अच्छा खेलता है तो एक साल में कम से कम 25-30 लाख रुपया कमा लेता है खेल करके। और उसके साथ ही कमर्शलाइज इसलिए कहता है कि जितने भी कंपनियां हैं उसके द्वारा एडवर्टाइज करते हैं, तो उसका पैसा अलग से आता है। तो करोड़ों करोड़ रुपया जब 2-3 साल में आदमी कमा ले और 10 साल खेले तो 20-25 करोड़ रुपया हो गया तो सफिशिएंट हो गया उसके लाइफ के लिए। तो इसीलिए ये एक माध्यम आजकल हो गया है हर एक बच्चों का कि हमसे खिलाड़ी भी खेले, प्लस में नाम भी होता है, बड़े बड़े सोसाइटी में बैठना भी होता है, अच्छा बाहर विदेशों में जाना भी होता है। ये सारी उसमें खूबियाँ हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि बच्चे कैसे जाएं, तो इसमें मेरा कहना यह है कि बचपन से ही जिसकी रुचि होती है बच्चों की खेलने की, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, तो इस रुचि को देखते हुए गार्जियन को भी करना चाहिए। ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि आप क्रिकेट ही खेलो, आप जिस गेम में खेलो। आप किसी गेम में खेलने जाओगे तो सबसे पहले है फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत जरूरी होनी चाहिए। बिना फिजिकल फिटनेस के कोई भी गेम आप नहीं खेल सकते। बिल्कुल, फिजिकल फिटनेस और दूसरा डिसिप्लिन, जिसका वो फिजिकल फिटनेस होगा तो अच्छे जगह पर कोचिंग करने जाओगे तो आपको डिसिप्लिन वो सिखाया जाएगा। हाँ। धूम्रपान से आपको वर्जित किया जाएगा, आप ओबीडियंट बनेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें आती है शिक्षा में, लेकिन इसके लिए सही प्रशिक्षण की अभी आवश्यकता होती है। क्योंकि कोच की यहाँ पे बात हुई, कोच का जिक्र हुआ है, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। सही दिशा अगर नहीं दिखाई जाए तो फिर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। कोच की क्या भूमिका है, कैसे हम कोच को सेलेक्ट करें? क्योंकि कई बार हम लगता तो है कि हम सही व्यक्ति तक पहुँचे हैं, लेकिन हमारा डिसीजन कई बार गलत हो जाता है। असल में होता क्या है, आजकल जो भी अच्छे एक बार खेल लिए खेल, पैसे को देख करके बहुत लोग कोच बन जाते हैं अपने आप। एक्चुअली वो कोच नहीं होते हैं, वो ग्राउंड में पिच तैयार करना, स्टंप लगाना, माने माली का काम करके वो अपने को कोच समझ जाते हैं। कोच की भूमिका नहीं होती है। कोच के लिए रियल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आपको एजुकेशन होता है, उसके लिए आपको डिग्री लेनी पड़ती है। जो हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत जगह कोचेज़ के लिए अपना कोर्सेज तैयार किया है और क्रिकेट बोर्ड भी इसमें बहुत सक्रिय है। उन कोचों के द्वारा जो खिलाड़ी आते हैं कोच बन करके, वो कोच से आप संपर्क करेंगे और वहाँ पर बच्चों को लेके जाएंगे तो सही दिशा में आपको कोच मिलेगा। अदरवाइज स्ट्रीट जगह पर सभी जगह कोच भरते हैं, वो सभी कोच नहीं होते। अच्छे इंतजाम कर सकते हैं, बच्चों को खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो एक आजकल तो ऐसा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया है कि आपके बॉडी में कहाँ पर क्या दिक्कत है उसको देख करके वो बताते हैं लड़के को कि देखो इसको इस ढंग से खेलो, ऐसे घूम के खेलो, ऐसे देख के खेलो, तब तुम अच्छे खेल पाओगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए कैमरे के नज़र से वो बचता नहीं है। और जो अच्छे कोच होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, इसके अपना अध्ययन करते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, उनकी डिग्री होती है, उनके द्वारा जो कोच लड़के बनते हैं उनमें ऑटोमेटिक डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, खेलने की भावना भी रहती है, कैसे किस बॉल को खेला जाता है। बॉल डिफरेंट टाइप की होती है, कोई ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है, कोई बाएं तरफ जाता है, दाएं तरफ जाता है। हर एक का खेलने का ढंग अलग अलग होता है और इसको इम्प्लीमेंट करना उस खिलाड़ी का काम होता है। और अच्छे कोच बताते हैं कि इस बॉल को किस ढंग से आप खेला जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ जानते हैं वही आपको बता सकते हैं कि कहाँ, क्योंकि ये जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे ही होती है। गलतियों से सीखते हैं, गिरकर सीखते हैं, दौड़कर सीखते हैं। हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने बोला कि जब आप इंटरनेशनल मैचेस में जाते थे एम्पायर के भूमिका में, तो आपका पहला इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था आपका, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया तब आप और भी बड़े बड़े जो मैचेस होते थे, वर्ल्ड कप्स वगैरह होते होंगे, वहाँ भी आप गए थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या सोच उस वक्त आपके जहन में आती थी जब आप वहाँ फील्ड पे होते थे और सबकी नज़र आप पे टिकी है कि भैया ये जो बॉल गया है ये नो बॉल है, आउट होगा, चौका होगा, या फिर ये गेंद जो है ये छक्का हुआ, या हो सकता है कि बाउंड्री लाइन पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके जूता मतलब उसके पैर एक उधर या इधर होंगे, हो सकता है वो आउट भी हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी, लेकिन उस एक पूरे का जो मतलब समय रहा होगा उसमें से एक सेकंड का पल निकाल के आप डिसीजन लेते हैं। देखिए, अभी तो क्रिकेट में इतनी तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कुछ अंपायरिंग में अब कुछ आसान हो गया है।
किसी सारी बातों को आप रेफ़र कर देते हैं थर्ड एम्पायर पर, जहाँ पर 25-26 कैमरे लगे होते हैं, उसको देख करके मॉनिटर पर वो आपको बताता है। हाँ। जब हम लोग इस समय खिलाया करते थे उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, 5 ही 7 कैमरे लगते थे और उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतना ही चीज़ के लिए पूछ सकते हैं, हर एक बात के लिए नहीं पूछ सकते हैं। तो उस आप सोचिए कि उस हालत में हम लोग को कितना स्ट्रेस रहा होगा। हाँ, ये एक बात जरूर थी, जिस समय आप उतरते हैं अब एज एम्पायर, उस समय आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ना आप इंडिया के हैं और ना ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आपके एक डिसीजन पर किसी खिलाड़ी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसे मैचेस जब होते थे, अगर हम इंडिया को देख रहे हैं जीतता हुआ और अचानक से एक जो बैट्समैन लगातार 6 और लगातार चौके मार रहे हैं, उसमें अगर वो बैट्समैन आउट हो जाए तो हमारे जहन में आता है कि अरे डिसीजन गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारा इंडिया जीते। तो क्योंकि हो सकता है ऐसे हमारे जैसे व्यक्ति अलग अलग देश में भी बैठे होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई उनका देश जीते या उनका ये जो फेवरेट प्लेयर है ये कैसे आउट हो सकता है। नहीं, आजकल उसकी संभावना कम है, क्योंकि टेस्ट मैचेज में अभी न्यूट्रल अंपायर आ गए हैं। बिल्कुल, दोनों कंट्रीज के मैच होते हैं, उसमें उस कंट्रीज के अंपायर नहीं रहते हैं। हम लोग के समय में पहले नहीं था, एक अंपायर रहता था लोकल और एक रहता था बाहर का, उस समय था। तो आपका कहना सही है, लेकिन अब चूँकि रणजी ट्रॉफी मैचेज में हर एक साल हम लोग 10-12 मैच करते थे, मैच करते इस ढंग से परिपक्व हो जाता था, तभी उनको इंटरनेशनल मैच मिलता था कि इसको क्षमता है उस स्ट्रेस को सहने की। बिल्कुल। अच्छा, बहुत संक्षेप में, क्योंकि चूँकि समय की कमी है, बहुत संक्षेप में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो धीरे धीरे अपना नाम बना रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना लगन, अपनी प्रयास हमेशा करते रहें और जो भी अच्छे कोच की आपको टिप्स मिले उसको आप ग्रहण करें। मैं खास कर जरूर कहूँगा कि अपने को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान न करें और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहने की व्यवस्था करें। लोकल पॉलिटिक्स में, किसी भी खेल कूद की पॉलिटिक्स में भी अपने आप को नहीं डालें, अन्यथा आपके खेल पर प्रभाव पड़ेगा और आप इसके शिकार हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा फोकस रहें अपने खेल के प्रति, आपके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को निखारने के प्रति आप फोकस्ड रहें। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए, इतना रोमांचित हमें करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो क्रिकेट की दुनिया है कितनी अद्भुत, कितनी अलग और कितनी शानदार है, और अगर आप क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए टिप्स भी दिए हैं इन्होंने। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो फटाफट से दर्शकों हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके ख़तों का हमेशा हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। बिहार बिहान अपने आखिरी पड़ाव पे है और आपको छोड़े जाते एक बहुत ही प्यारे से लोकगीत के साथ। राम लखन सन सुंदर वर के, जुनि बढ़ियन के उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, जुनि बढ़ियन के उगारी है। केवल हास विनोद से पूछियन, उचित कथा दुई चारी है। केवल हास विनोद से पूछियन, उचित कथा दुई चारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, जुनि बढ़ियन के उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के। प्रथम कथाई पूछियो न सजनी, कहता तनिक विचारी है। प्रथम कथाई पूछियो न सजनी, कहता
अचरज लागत भारी है। सुन सके एक अनूप अचरज लागत भारी है। खीर खाए बालक जनमौलन, खीर खाए बालक जनमौलन, अवधपुरी के नारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, चुनी बड़ी उनके उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के। अवध कथा की क्या हो न सजनी, रघुकुल के गति न्यारी है। अवध कथा की क्या हो न सजनी, रघुकुल के गति न्यारी है। 60,000 पुत्र जनमौलन, सगरथ नारी छिनारी है। 60,000 पुत्र जनमौलन, सगरथ नारी छिनारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, चुनी बड़ी उनके उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के। स्नेह लता किछ राव न कहियोन, एक बेगह के करारी है। स्नेह लता किछ राव न कहियोन, एक बेगह के करारी है। हंसी खुशी मिथिला से जयता, भेज देता महतारी है। हंसी खुशी मिथिला से जयता, भेज देता महतारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, चुनी बड़ी उनके उगारी है। केवल हास विनोद से पूछियन, उचित कथा दुई चारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, चुनी बड़ी उनके उगारी है। राम लखन सन सुंदर वर के। नमस्कार।